साथियों नमस्कार। मैं हूं वीरेंद्र कुमार पटेल और वीकेजी क्लासेस में आपका स्वागत है। वीकेजी क्लासेस में आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मानव विकास पर हम आपसे चर्चा करेंगे। मानव विकास कक्षा 12वीं के अध्याय 4 का एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिस पे कक्षा 12वीं के विद्यार्थी और अन्य लोग भी जो मानव विकास में रुचि रखते हैं उनको भी इस के बारे में समझना आवश्यक है। किसी भी देश के मानव का विकास कैसे हो पाता है या उनके कौन कौन से स्तंभ होते हैं। जिस प्रकार के किसी भी इमारत के खड़े रहने के लिए 4 स्तंभों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से मानव विकास के लिए भी कई स्तंभों की आवश्यकता होती है। वो स्तंभ कौन कौन से हैं? मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? एक है समता, दूसरा है सतत पोषणीयता, तीसरा है उत्पादकता, चौथा है सशक्तिकरण। आप इनको कक्षा 12वीं के विद्यार्थी हैं या नहीं भी हैं तो भी मानव विकास के इन 4 स्तंभों को ठीक प्रकार से याद कर लीजिए। मानव विकास के 4 स्तंभ हैं समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। ये 4 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और मैं इन्हें उदाहरण के माध्यम से भी आपको इन उदाहरणों के माध्यम से भी इन चारों चीज़ों को समझाना चाहता हूँ। कई बार परीक्षा में समता के बारे में पूछ लिया जाता है, कभी बार सतत पोषणीयता के बारे में पूछ लिया जाता है, उत्पादकता के बारे में पूछ लिया जाता है और कई दफ़ा सशक्तिकरण के बारे में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है। हमें भी हमारे देश में रहने वाले लोगों को, आसपास के रहने वाले लोगों को समता के बारे में समझना है, समझाना है, उत्पादकता के बारे में समझाना है, सशक्तिकरण के बारे में और सतत पोषणीयता के बारे में। जब हम इन सभी मानव विकास के 4 स्तंभों को समझ ठीक प्रकार से विकसित कर लेंगे तो मुझे लगता है कि हम सब लोग सार्थक जीवन जीने में सरल हो जाएंगे, सहज हो जाएंगे और सभी लोग सार्थक जीवन जी पाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति, समता का आशय क्या है? समता का आशय है प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना। समता का आशय प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना, लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति और आय। भारत के संदर्भ में जाति, लिंग, प्रजाति और जो समता है, इसमें 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। लिंग अर्थात इसके बारे में हम अभी आपको समझाएंगे, प्रजाति और ये तीसरा है आय। भेदभाव किसी भी व्यक्ति के साथ होता है तो किन 3 आधार पर होता है? या तो वह महिला है या पुरुष है, दूसरा वह कौन सी प्रजाति का है। भारत के अलावा जो दूसरे विश्व के देशों में है वहाँ पर प्रजाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। भारत में अगर हम बात करें तो जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है, इसलिए इसको प्रजाति के ऑब्लिक हम कर देते हैं जाति। और एक है इनकम, आय। अगर आपके पास में पैसे कम हैं तो आपके विकल्प सीमित हो जाते हैं। तो समता का आशय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना। देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समान पहुंच होना चाहिए। जितने भी अवसर हैं सभी को समान पहुंच होनी चाहिए। ऐसा नहीं, शिक्षा के भी विषय में अगर हम बात करें तो महिला या पुरुष के आधार पर भेदभाव होता है। फिर हरिजन, आदिवासी, ओबीसी और सामान्य समुदाय, इन समुदायों में भी भेदभाव के शिकार लोग होते हैं और शिक्षा तक और स्वास्थ्य सुविधाओं तक, अवसरों तक समान या संसाधनों तक समान पहुंच नहीं है। अब हम बात करते हैं कि किसी भी देश में यह जानना बहुत रुचिकर होता है कि विद्यालय में वह विद्यार्थी जो विद्यालय बीच में छोड़ दिए, विद्यालय से विरत हो गए, वह अधिकांश छात्र किस वर्ग से आते हैं? किसी भी देश में यह जानना रुचिकर होता है कि विद्यालय जो पढ़ाई बीच में छोड़ दिए वो किस समुदाय के विद्यार्थी हैं। आप अपने आसपास भी देख सकते हैं। तब ऐसी घटनाओं के पीछे कारणों का पता लगाना चाहिए। भारत में स्त्रियों और सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के व्यक्ति बड़ी संख्या में विद्यालय से विरत होते हैं। मतलब इसका उत्तर है कि भारत में कौन से लोग? आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग, अर्थात हम इनको यह कह सकते हैं कि SC, ST और OBC। SC, ST और OBC, एक तो ये और दूसरे फीमेल अर्थात महिलाएं।
भारत के संदर्भ में अगर जो बात कही जा रही है वो ये कि यहाँ पर अधिकांश वह लोग पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, अथवा महिलाएं। इससे पता यह चलता है कि शिक्षा तक पहुँच न होना किसी भी प्रकार इन वर्गों के विकल्पों को सीमित कर देता है। अगर ये लोग शिक्षा तक नहीं पहुंच पाते हैं तो इनके विकल्प इतने सीमित हो जाते हैं कि वे जब वह बड़े होते हैं या जब वयस्क होते हैं तो इनके अवसर भी सीमित हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे सतत पोषणीयता के बारे में। ये आपका हमारा समता खत्म हो गया, समता संपन्न हो गया। समता हमको समझ लेना चाहिए कि हमको किसी से भेदभाव नहीं करना है। देश की सरकारों को भी यह व्यवस्था तय करनी चाहिए कि किसी भी वर्ग को वंचन का शिकार ना होना पड़े या वंचित ना होना पड़े। यह शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसरों तक पहुंच तय करने के लिए हम उन्हें बुनियादी सुविधाएं दे सकें। अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, यह जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की सरकार ने वहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं जो देने का काम किया है लोगों को, यह विकसित राष्ट्र बनाने का बहुत बड़ा मजबूत कदम है। और मुझे लगता है देश की सभी राज्य की सरकारों को और केंद्र की सरकारों को शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, लोगों को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी काम करने चाहिए। अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता का मतलब यह है कि जो अवसर आज मुझे प्राप्त हो रहे हैं वह अवसर मेरी आने वाली पीढ़ी को भी मिलने चाहिए। ये सतत पोषणीयता कहलाते हैं और मानव विकास के लिए सतत पोषणीयता आवश्यक है। जो अवसर मुझे प्राप्त हो पा रहे हैं वही अवसर मेरी आने वाली पीढ़ी को क्यों नहीं मिलने चाहिए। अब इसको हम समझेंगे कि प्रत्येक पीढ़ी को संसाधन अवसर को समान अवसर मिले। समस्त पर्यावरणीय और वित्तीय, पर्यावरणीय मतलब पर्यावरण में जो चीज़ें उपलब्ध है, पानी है, उपजाऊ भूमियाँ हैं, वायुमंडल का संगठन है। ऐसा नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाए, वायु प्रदूषित हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वित्तीय एवं मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखना करना चाहिए। मतलब कौन कौन से? हमको वित्तीय, पर्यावरणीय संसाधन, वित्तीय, पर्यावरणीय और तीसरा एक महत्वपूर्ण चीज़ है संसाधनों का, मानव संसाधनों का उपयोग। वित्तीय एवं मानव संसाधन का उपयोग, एवं मानव संसाधनों का उपयोग। ये तीनों संसाधनों का उपयोग हमें किन चीज़ों को ध्यान में रखकर करना चाहिए? इन तीनों ही संसाधनों का उपयोग हमें भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए और इन संसाधनों में से किसी भी एक का दुरुपयोग भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों को कम कर देगा। अगर हम इनका किसी का भी एक दुरुपयोग करेंगे, चाहे हम वित्तीय संसाधनों का दुरुपयोग करें, चाहे पर्यावरणीय संसाधनों का दुरुपयोग करें अथवा मानव संसाधनों का दुरुपयोग करें, अगर हम इनमें से किसी का भी दुरुपयोग करते हैं तो आने वाली पीढ़ी को के लिए यह अवसर सीमित हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। उदाहरण के लिए आप इसको एक कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं कि बालिकाओं का विद्यालय भेजा जाना एक अच्छा उदाहरण है। बालिकाओं को हम विद्यालय भेज रहे हैं। यदि एक समुदाय अपनी बालिकाओं को विद्यालय में भेजने के महत्व पर जोर नहीं देता, अगर वह अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजता है, तो जब वह बच्चे युवा होंगे और तब इन स्त्रियों के लिए अनेक अवसर समाप्त हो जाएंगे और इनकी विकल्पों में तीव्रता से छटनी हो जाएगी और उनके जीवन में अन्य पक्षों को भी प्रभावित करता। प्रत्येक पीढ़ी को चाहिए कि अपनी भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों और विकल्पों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए। अर्थात सभी बालक बालिकाओं को हम अच्छी शिक्षा देने के बारे में विचार करें। अगर हम उन्हें अच्छी शिक्षा देंगे तो उनके पास में अवसर ज़्यादा होंगे, विकल्प ज़्यादा होंगे। अब हम बात करते हैं उत्पादकता के बारे में। उत्पादकता के बारे में साथियों, यहाँ उत्पादकता का अर्थ है मानव श्रम अथवा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता। लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। लोगों के क्षमताओं में वृद्धि करके उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। अंततः जन समुदाय ही राष्ट्रों के वास्तविक धन है। ये बात को हमको नोट कर लेना चाहिए या याद कर लेना चाहिए। किसी भी देश के वास्तविक धन कौन है? किसी भी देश के या किसी भी राष्ट्र के वास्तविक धन है जन समुदाय। उस देश में रहने वाले जन समुदाय ही उस देश के, उस राष्ट्र के वास्तविक धन है। इस बात को हमें ठीक प्रकार से याद कर लेना चाहिए। तो जब राष्ट्र के वास्तविक धन जन समुदाय है तो जन समुदाय की क्षमताओं का निर्माण करके हमको
उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए और इस प्रकार उनके ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास, उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा के उनकी कार्यक्षमता बेहतर होती है। मतलब हमको जो देश में रहने वाले जन समुदाय हैं उनके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए और उन्हें चिकित्सीय सुविधाएं देनी चाहिए। जो जन समुदाय है उनको दो महत्वपूर्ण चीज़ है, एक तो है शिक्षा अर्थात उनमें ज्ञान में वृद्धि होनी चाहिए और दूसरा है चिकित्सीय सुविधाएं। चिकित्सीय सुविधाएं, क्योंकि जब तक वह स्वस्थ नहीं होंगे तब तक वह अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग देश के विकास में नहीं कर सकते हैं। और कोई भी देश, जैसा कि मैंने कहा कि देश के वास्तविक धन उस देश में रहने वाले लोग होते हैं या वहाँ का रहने वाला जन समुदाय होता है। ये तीन महत्वपूर्ण चीज़ों पे हमने बात कर ली। मतलब किसी भी स्थिति में उस देश में रहने वाले लोगों को उत्पादक बनाने के लिए उनके ज्ञान में और उनकी चिकित्सीय सुविधाएं हमें प्रदान करनी है। अब हम बात करेंगे साथियों सशक्तिकरण के बारे में। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सशक्तिकरण। आप हमारे साथ बने रहिएगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। सशक्तिकरण का अर्थ है अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। एक बार पुनः सुनिए, अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना का मतलब है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण के ये यहाँ पर लिखा हुआ है, सशक्तिकरण मतलब विकल्प चुनने के लिए। आप विकल्प तब चुन सकते हैं जब आपके पास शक्ति हो। जब आपके पास शक्ति नहीं होगी तब आप विकल्प नहीं चुन सकते हैं। तो हमें ऐसी शक्ति प्राप्त करनी है जिससे हम बेहतर से बेहतर विकल्प का चुनाव कर सकें। यह है सशक्तिकरण। ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। मतलब शक्ति कब आती है? जब आपको क्षमतावान बनाया जाता है। और स्वतंत्रता तो ऐसी शक्ति कैसे आती है? क्षमता से आती है और स्वतंत्रता से आती है। अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना और ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन और लोकोन्मुखी नीतियों की आवश्यकता होती है। कैसा शासन कैसा चाहिए? सुशासन चाहिए। और दूसरा लोकोन्मुखी नीतियाँ चाहिए। सरकार की जो नीतियाँ हों लोकोन्मुखी होनी चाहिए। क्षमता, स्वतंत्रता में वृद्धि हो, सुशासन हो, लोकोन्मुखी नीतियां हैं तो लोग उस देश के रहने वाले जो लोग होंगे वह सशक्त होंगे। और जब सशक्त होंगे तो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समूह के सशक्तिकरण का विशेष महत्व। मतलब देश में जो लोग आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं उन्हें विशेष रूप से सशक्त किए जाने की ज़रूरत है। इसलिए उनके लिए लोकोन्मुखी नीतियाँ जरूरी है, सुशासन जरूरी है, उनकी स्वतंत्रताओं में वृद्धि जरूरी है और उनकी क्षमता में विकास जरूरी है। और इस क्षमता में उनके विकास तब होगा जब उनके ज्ञान में वृद्धि होगी और उनके स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि होगी, चिकित्सीय सुविधाओं में वृद्धि होगी। अब ये महत्वपूर्ण टॉपिक था साथियों मानव विकास के 4 स्तंभों के बारे में। और इस टॉपिक को अगर ठीक प्रकार से आप देखेंगे, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण, तो निश्चित रूप से परीक्षा में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी।